ये वीडियो हो सकती है कि थोड़ी लंबी हो जाए और बड़ी हो जाए, लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं। अपने को क्या करना है, इसमें इनपुट के सारे एट्रीब्यूट को देखना है। HTML इनपुट एट्रीब्यूट लिस्ट, इसमें अपन को समझना है कि HTML के इनपुट कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इसमें परफॉर्म होता है। तो वो इनपुट के टाइप और इनपुट के एट्रीब्यूट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इससे आपकी प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट की बहुत आसान हो जाएगी। इसको आप विजुलाइज भी नहीं कर सकते, कितनी सारी चीज़ें ये पॉसिबिलिटी अपने को प्रोवाइड करती है। आज जैसे यहाँ पे अपन आज इन जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं उन सब के बारे में अपन आज देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने वेब डेवलपमेंट वाली जो प्रोजेक्ट जिसके अंदर अपन अभी तक कोड कर रहे थे तो उसको खोलते हैं। तो इसको पहले लैब करके आपको दिखा देता हूँ मैं। इसमें गो लैब का ऑप्शन आएगा तो आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मल जब अपन टेक्स्ट एरिया वगैरह फॉर्म जो पिछली वीडियो देखी थी फॉर्म वगैरह कि उसके अंदर किस तरीके से परफॉर्म किया जा गया था, मतलब ये सब बनाना कितना आसान होता है। जैसे यहाँ पे केवल क्लिक करेंगे, यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है, अगर साइड क्लिक कर देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि इनपुट बॉक्स है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो सबसे पहली बात तो कर्सर आने पर इसने अपना वो बना लिया कि यहाँ पे सर्च बॉक्स है, और जैसे ही अपन ने क्लिक किया तो वो सर्च बॉक्स का ऑप्शन निकल के आ गया कि इतने में से कुछ भी आप चुन सकते हैं। अक्सर ये फीचर जो अच्छे खासे प्रोग्रामर होते हैं ना कि उन्होंने पूरी HTML तो नहीं करी लेकिन बस थोड़ा बहुत HTML का किया और आगे चल के रिएक्ट नोड.js वगैरह कर लिया, तो फिर उनको ऐसी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि ऐसे फीचर डलेंगे कैसे या सब कैसे होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनपुट के सारे डेटा एट्रीब्यूट टाइप को समझें और फॉर्म का जो भी है, यानी कि फॉर्म जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे HTML फॉर्म जो यहाँ पे है, HTML फॉर्म के एट्रीब्यूट, HTML फॉर्म एलिमेंट, इनपुट टाइप और इनपुट फॉर्म के एट्रीब्यूट, इन सब के बारे में पढ़ना बहुत ही जाना जरूरी है, बहुत ही जाना जरूरी है। अगर ये 5 आपने पढ़ लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि 50% आपकी HTML जो यूज होती है बैकएंड में या फ्रंट एंड के साथ जो कनेक्शन के लिए आपकी आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो आप ज़्यादा देरी ना करते हुए इन सभी आज इनपुट के सारे एट्रीब्यूट को एक एक करके अपन देखते हैं कि सबका मतलब क्या है और इनसे क्या क्या चीज़ें परफॉर्म होती हैं। सबसे पहले इसको तो करते हैं अपन रफ, और एक शिफ्ट दबा के इसको दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये तो अपन पहले से भी कर चुके हैं तो जानते हैं ये चीज़। एक इनपुट बॉक्स सबसे पहले जरूरी नहीं है कि फॉर्म को खोलें, एक इनपुट को डायरेक्ट भी खोल सकते हैं कि जैसे इनपुट बॉक्स को खोला बंद कर दिया। तो इनपुट के अंदर देखो जो टाइप होता है वो चीज़ अलग है, मैंने बोला कि टाइप चीज़ अलग है, लेकिन एट्रीब्यूट अपन यहाँ पे एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। इनपुट के कितने एट्रीब्यूट होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी वहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराता है। इनपुट के अंदर अगर अपन वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट देते हैं, तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर जो भी अपन वैल्यू देंगे, जैसे मैंने एक सागर वैल्यू दे दी, तो सागर वैल्यू देने से क्या होगा, देखो इनपुट बॉक्स पहले तो यहाँ पे खुल के ही नहीं आया, खुल के आ गया। सागर वैल्यू दी हुई है, इसको अपन चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं कर सकते, सागर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वैल्यू यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रही है वो बता रही है कि पहले से एक वैल्यू मौजूद ये वाली है, इसके अलावा अब आप जो डालना चाहते हैं उसको डाल सकते हैं। मतलब जो अपनी इनपुट के अंदर जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वो हमें बताता है कि पहला जो अपन को शुरुआत में इनिशियल और डिफॉल्ट वैल्यू जिसे बोलते हैं वो अपन क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं रीड ओनली एट्रीब्यूट पे। वैल्यू एट्रीब्यूट के बाद आते हैं रीड ओनली एट्रीब्यूट पे। रीड ओनली एट्रीब्यूट क्या करता है, अगर इसके अंदर अपन ने लगा दिया कि रीड ओनली आप लिख दिया तो अब आप इसके अंदर कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे सागर लिखा हुआ है ना, तो फिर सागर ही लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ तो सकते हैं लेकिन आप इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकता। अगर मैंने वो इनपुट एट्रीब्यूट, तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है। अगर आपको अभी, क्योंकि आप HTML सीख रहे हैं शुरुआत में, तो आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा फीचर है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा जरूरी काम आ जाता है और अक्सर लोग भूल जाते हैं कि रीड ओनली एट्रीब्यूट भी है अपने पास इनपुट के अंदर। और तीसरा है डिसेबल एट्रीब्यूट। अब इसके बारे के तो क्या ही कहने,
देखो मैं दिखाता हूँ, डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। ये जो नीचे आप दूसरे जो सजेशन देख रहे थे ना, जैसे फिर से दिखाता हूँ एक बार आपको करके। जैसे मैं यहाँ पे डिसेबल लिखता हूँ तो यहाँ पे एरिया डिसेबल्ड, एरिया डिटेल और एरिया डिस्क्रिप्ट बाई ए भी एट्रीब्यूट है, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें काम नहीं है क्योंकि अपने डिसेबल्ड के बारे में देख रहे हैं। तो डिसेबल्ड देखते हैं। तो डिसेबल्ड क्या करता है, डिसेबल्ड करता है इनपुट बॉक्स तो है लेकिन अब वो इनपुट बॉक्स नहीं है। अब उसके अंदर ना तो तुम लिख सकते हैं, अगर जब मैं ऐसे यहाँ से रीड ओनली भी हटा देता हूँ, रीड ओनली हटा भी दूँ फिर भी अपन नहीं लिख सकते। जो देखो कुछ भी हो जाए लेकिन अपन अब लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी डिसेबल हो चुका है। एक ज़्यादातर कब यूज किया जाता है, ये ज़्यादातर तब यूज किया जाता है जब अपन को किसी इनपुट बॉक्स को बनाना तो है लेकिन उसको डिसेबल करना, मतलब उसके अंदर कुछ भी लिखवाना नहीं है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन टाइप की अपने को देनी है कि ऐसा इसके अंदर लिखना है। ठीक है, इस तरीके से डिसेबल करने के लिए इसको यूज किया जाता है कि कोई भी इनपुट बॉक्स बनाया गया उस इनपुट बॉक्स के अंदर ना कुछ लिखवाना है ना कुछ करवाना है, केवल और केवल उसको डिसेबल करके दिखाना है कि इसके अंदर इस प्रकार की वैल्यू हो सकती है। और ये भी कभी कभी बहुत ज़्यादा यूज होता है। और इसकी एक मेन चीज़ है कि ये जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं, कोई भी फॉर्म आप बनाते हैं, उस फॉर्म को जब आप सबमिट करते हैं, जब अगर आपने जो इनपुट के अंदर डिसेबल अगर लगाया है तो वो वाला इनपुट एट्रीब्यूट फॉर्म के अंदर सबमिट नहीं होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है शायद, हाँ, द वैल्यू ऑफ अ डिसेबल इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंट व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म। जब फॉर्म को सबमिट किया जाता है तब वो सबमिट नहीं होता है, केवल वो इनपुट सबमिट होते हैं जिसके अंदर डिसेबल नहीं होता है। ठीक है, अब कर लेते हैं साइज एट्रीब्यूट के बारे में बात। अब साइज एट्रीब्यूट, जैसे यहाँ पे डिसेबल को मैं अभी हटा देता हूँ, साइज एट्रीब्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। साइज एट्रीब्यूट क्या बताता है कि इसमें आपको नंबर देना रहता है कि आप कितना बड़ा कोई भी आप जो टेक्स्ट डाल रहा है उसके ऊपर इनपुट के अंदर जो भी एलिमेंट डाले जा रहे हैं वो उनका कितना बड़ा साइज होना। जैसे मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ, 12। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे सागर जो है 5 नंबर 1 2 3 4 5 अक्षर का लेटर है। ठीक है, वर्ड है। अब इसमें अपन एक और करते हैं, एक और सागर लिखते हैं। ठीक है, 10 वर्ड हो गए। अब ए 12 हो गए। अब इसके आगे फिर से GAR लगाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर साइज तो 12 दे दिया है, एक सेकंड में हो सकता है। साइज इनपुट साइज एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विजुअल विद इन कैरेक्टर ऑफ एन इनपुट फील्ड। अच्छा दे टाइप सर्च। इसमें यह है कि अगर आपको जो विजुअल होगी, यानी कि जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपने क्या किया था कि सागर 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 डालते जा रहा है। अपने जैसे यहाँ पे सागर डाला, फिर सागर, फिर से सागर डाला, फिर से सागर डाला, 15 अक्षर डाल दिए अपन। लेकिन जब भी अगर आप इसको सबमिट करने की कोशिश करेंगे, सबमिट करने की आप जब भी इसको कोशिश करेंगे, केवल 12 लेटर ये लेगा और 12 लेटर ले जाके वो डाटाबेस के अंदर डाल देगा। आप चाहे इसके अंदर 15 डाल दो, 16 डाल दो, 25 डाल दो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि उसको कितने लेटर चाहिए, 12 लेटर, वो 12 लेटर लेगा। लेकिन इसके अंदर एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये खुद नहीं बताता, अपने आप से नहीं बताता है कि अगर जैसे आपने 12 से ज़्यादा लेटर डाल दिए तो ये खुद इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देगा कि 12 से ज़्यादा डाल दिए, आप इससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। ये इसका डिसएडवांटेज है, या फिर इसमें एक गलती मान लो या फिर कुछ भी मान सकते हैं। उस समय पे ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम जो वाले हैं इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। साइज तो अपन ने बता दिया कि यहाँ इतना साइज होना चाहिए। अब जो मैक्सिमम लेंथ वाला ना, उन्होंने इसके अंदर डाला था। जैसे मैक्सिमम लेंथ के अंदर डाल देते हैं 3 इसलिए डालना है कि अच्छा रहता है 3। जैसे सागर यहाँ पे डाला हुआ है, फिर मैं इसमें डालने की कोशिश करता हूँ ऐसे जी। अब इसके आगे देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आगे डाल दूँ, लेकिन नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम लेंथ 3 डिफाइन कर दी है। वैसे होना ये साइज के अंदर चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। प्री डिफाइन जो एट्रीब्यूट हैं जो इनपुट को दिए जा रहे हैं, उनको फायदे देने के लिए इनपुट के लिए दिए जा रहे हैं। तो मैक्सिमम लेंथ एक ऐसा इनपुट का एट्रीब्यूट है जो अपन को बांध देता है कि अपन केवल इतने एलिमेंट ही इनपुट के अंदर ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अपन बोलते हैं कि नेम आपका 10 अक्षर से बड़ा नहीं होना चाहिए। कभी कभी बोलते हैं पासवर्ड जो होता है 8 लेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए।
तो इस प्रकार के जो अपन लगाने के लिए, फीचर ऐड करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसे किसी एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, इनपुट के किसी एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। तो कई बार आप ऐसा कंफ्यूज हो जाएंगे और कई बार ऐसा होगा कि जब आप कोड थोड़ा हाई लेवल पर करने लगते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग से निकलने लगती हैं। तो इसीलिए इस वीडियो की इम्पोर्टेंस, इसीलिए मैंने इसका थंबनेल भी मैं बनाया था कि हैशटैग इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि रियल में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब मैक्सिमम लेंथ का अपन एट्रीब्यूट देख लिया। अब इसके बाद एक और देखते हैं मिनी एंड मैक्स एट्रीब्यूट। मिनी और मैक्स क्या करता है, मिनिमम और मैक्स एट्रीब्यूट जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताता है कि यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। अगर आपने यहाँ से के यहाँ तक के बीच में और यहाँ से यहाँ तक के बीच में दे दी तो उसमें गड़बड़ ना हो जाए, बस इसके लिए। और यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम एट्रीब्यूट ज़्यादातर यूज किया जाते हैं नंबर के लिए, रेंज के लिए, डेट के लिए, लोकल टाइम, मंथ वगैरह के लिए। और आपको अगर नहीं पता जी नंबर, रेंज, डेट, टाइम, ये सब टाइप के बारे में बात हो रही है। इनपुट के जो टाइप होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इनपुट के जो टाइप होते हैं वो बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट, टाइम, ईमेल, ये सारे होते हैं। इनपुट टाइप के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन पहले इनपुट एट्रीब्यूट को देख लो। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या करती है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें इंडिकेट कराती है कि यहाँ से यहाँ तक अपना नंबर होगा। जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टाइप लेता हूँ वैल्यू, तो चलो ठीक है, अभी ले लिए। मिनिमम इसमें लेते हैं, मिनिमम जो है वो इसमें 3 ले लेते हैं और मैक्सिमम जो है वो 7 ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे वैल्यू नहीं ले सकते अपन, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अपन, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ शुरुआत में SAGAR। अच्छा, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ वाला वो लगा हुआ है तो इसलिए ये नहीं बढ़ रहा था, इसको हटा देते हैं। अब इसमें SAGRGUPTA, इसमें रोक नहीं रहा है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा हो सागर गुप्ता आपने लिख दिया, रुक नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, इनपुट के टाइप को यहाँ पे नंबर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, नंबर, यहाँ पे नंबर कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको अभी देखना आप, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सबसे पहले ये किसके लिए होते हैं कि जैसे 3 मिनिमम नंबर जो है वो 3 आना ही चाहिए। अपन ने बोला था ना कि मिनिमम नंबर 3 आना चाहिए, तो 3 से नीचे जाएगा ही नहीं। अपन जैसे देखना एंटर करने की कोशिश करते हैं कुछ कि 1 डाल दें, एंटर दबाएं, लेकिन अभी सबमिट का मैंने बटन नहीं बनाया। अगर जैसे ही सबमिट का बटन बनाऊंगा तो इसके बाद नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे 6 डाल देता हूँ, 1 सेकंड में इसको सबमिट करके दिखा देता हूँ, जिससे एरर देगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं इनपुट का एक टाइप बना देता हूँ सबमिट टाइप का बना देता हूँ। तो अभी जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा, इसको मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ 1 के साथ। अच्छा, फॉर्म को मैंने इंडिकेट नहीं किया, अरे यार, लेकिन फिर भी यहाँ से आप समझ जाएंगे। इसको मैं अभी हटा देता हूँ सबमिट को, क्योंकि ये फॉर्म के साथ इंडिकेट करते हैं तब ये सही तरीके से काम करता है। अलग अलग करेंगे तो अलग अलग लिखे जैसा ही काम करेगा वो। लेकिन यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो नीचे जो ये वाला दिखाई दे रहा है, आपको मैं जूम कर देता हूँ, ये वाला जो दिखाई दे रहा है वो डाउनवर्ड के लिए है, और ये वाला जो है मैक्सिमम, ये वाला मिनिमम, ये वाला मैक्सिमम के लिए। तो मिनिमम से मिनिमम अपनी 3 वैल्यू हो सकती थी, अपन ने बता दिया। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 वैल्यू हो सकती है। 5 वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 वैल्यू हो सकती है। सॉरी, यहाँ पे 7, मुझे लगा 5 ही है। 6, 7 से ऊपर नहीं हो रही है। तो जैसे ही मिनिमम पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से कम होने लगेगा, ठीक है। तो अब मिनिमम और मैक्सिमम ज़्यादातर अपन कब यूज करते हैं, नंबर के लिए, रेंज के लिए, डेट के लिए, डेट टाइम लोकल के लिए, मंथ, वीक और टाइम के लिए, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। ये जब अपन फॉर्म के बारे में वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब फॉर्म के जब अपन नेक्स्ट लेवल देखेंगे ना, तब उसमें और सारे एट्रीब्यूट देखेंगे। लेकिन अभी इसका मल्टीपल एट्रीब्यूट के बारे में देखते हैं कि मल्टीपल एट्रीब्यूट क्या करता है। मल्टीपल एट्रीब्यूट तब यूज होता है जब अपन को किसी एक ही बार में मल्टीपल चीज़ें लेनी है। जैसे यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। अब नंबर या टेक्स्ट में अपन क्या लेंगे, जैसे मैं नंबर यहाँ पर रख भी लेता हूँ और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि मल्टीपल। तो इससे फ़ायदा क्या होगा अपन को,
कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ये देखो एरर आ गई, लेकिन वो एरर अभी चली जाएगी, उसमें कुछ नहीं है। नंबर लिख देता हूँ, घुमाया इसको, एरर गई। इसमें जैसे अपन ने इस बार -1 -2 -0, अब इसमें कितने भी नंबर अपन 1 2 मैक्सिमम लेंथ तो मैंने डिफाइन नहीं करी। अब जैसे मैं यहाँ पे फाइल लिखता हूँ, ये ज़्यादातर इसी के लिए यूज किया जाता है कि अगर जब अपन ने कोई भी चूज फाइल करेंगे तो कोई सिंगल फाइल भी चुन सकते हैं, सिंगल फाइल चुन ली। लेकिन इसको जब चूज फाइल करेंगे तो अगर अपन कंट्रोल या शिफ्ट के साथ अगर अपन दबाएंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, मतलब जितने भी नंबर हैं अपन सोचें कि अपन ओपन कर लें, तो इसने क्या किया, 5 फाइल को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, मल्टीपल एट्रीब्यूट बताता है कि हम एक से ज़्यादा फाइल को, वीडियो फाइल भी हो सकती हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, उसको वो चूज कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मल्टीपल एट्रीब्यूट वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप, ईमेल एंड फाइल, ईमेल के साथ और फाइल के साथ ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अपन इसको फाइल के साथ यूज करते हैं। ऐसा हजारों बार होगा कि आप जैसे आप रिएक्ट के साथ काम कर रहे हैं और आपने फाइल को, मल्टीपल फाइल को करवाना है, आपका बैकएंड के अंदर तो आपने किसी पर्टिकुलर का यूज कर लिया, जैसे मल्टर हो गया, क्लाउडिनरी हो गया, इनका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप फ्रंट एंड में करने आते हैं तो आप भूल जाते हैं अचानक से कि इसमें कोड क्या यूज करें, या तो आप किसी दूसरे का कोड देखेंगे, इसका यूज नहीं करते, क्योंकि दिमाग से ही निकल जाता है। लेकिन ये एट्रीब्यूट उस समय पे बहुत यूजफुल आ जाता है। अगर एक बार में मल्टीपल सेलेक्ट हो गई हैं तो अपन डायरेक्ट एपीआई को कॉल करके वहाँ पे भेज सकते हैं, सिंपल हो जाता है। इसीलिए HTML के इनपुट एट्रीब्यूट को समझना बहुत जरूरी है। आप समझ लेते हैं पैटर्न एट्रीब्यूट के बारे में। पैटर्न के बारे में आपको समझ में, जैसे आपका मोबाइल का पैटर्न होता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपने बता दिया कि इस पैटर्न में आपको कोड रखना है, मतलब उसका जो लॉक स्क्रीन होता है उसको रखना है, ये नंबर के फॉर्म में रखना है, ABCD के फॉर्म में रखना है, किस फॉर्म में रखना है, इस तरीके से आपने बता दिया। इसी तरीके से इनपुट का जो पैटर्न एट्रीब्यूट है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन को बताता है कि हमें इसको किस फॉर्म में रखना है। जैसे इसमें बता दिया गया, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इनपुट में टाइप यहाँ पे फाइल नहीं रहेगा, अब टाइप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब एट्रीब्यूट और टाइप का जो रिलेशन है ना, वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा किस तरीके से होता है। जैसे इनपुट टाइप मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट तो टेक्स्ट ही होता है, और इसमें इसी कोड को अपन देखते हैं कि अपन क्या करवाना चाहते हैं, कंट्री कोड लेना चाहते हैं। ठीक है, नेम ले लो एक कंट्री कोड, बस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि नेम और आईडी अपन को देना कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपन केवल ले लेते हैं पैटर्न का। लेकिन पैटर्न का अपन देखेंगे, पैटर्न कभी भी इसमें नहीं लिखा जाता कि केवल क्या बोलते हैं इसको, केवल डबल कोट्स में केवल नहीं लिखा जाता। इसके लिए अपने को स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन करने पड़ते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में अपन बता रहे हैं यहाँ पे कि A से Z तक, कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक होगा, या फिर A से लेके स्मॉल a से लेके Z तक होगा। ठीक है, और मैक्सिमम लेटर कितने हो सकते हैं, यहाँ पे 3 हो सकते हैं। कुछ इसी तरीके से वहाँ पे लिखा गया होगा जहाँ तक है मेरा। अच्छा, इन्होंने अलग अलग करके अपन ने अलग अलग करके लिखा और उन्होंने सिंगल करके लिख दिया। हाँ, तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और सिंगल करके भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगल ही लिखना है, लेकिन वैसा लिख भी सकते हैं। इन्होंने बताया कि कैपिटल A से लेके Z तक जाना है, स्मॉल a से लेके Z तक जाना, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अपन 3 ले सकते हैं। अब इसको करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर देता हूँ मैं 1 2 3। अगर मैं इसको सबमिट करता ना तो ये सबमिट नहीं होता। अगर ये फॉर्म के अंदर होगा तो सबमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A to Z के फॉर्म में है। देखो, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, फिर भी अभी भी यहाँ पे लिख के आ गया। अपन ने फॉर्म नहीं यूज किया, सबमिट भी यूज नहीं किया, तब भी यहाँ पे लिख के आ गया प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। अब इसमें अपन ABC कर देंगे, अब कुछ एरर नहीं आएगी। अब कितनी देर भी अपन एक कर्सर यहाँ पे रहेगा, लेकिन लिख के नहीं आएगा प्लीज रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, क्योंकि ये उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में अपन ने बोला है। अब इससे ज़्यादा अपन ले जाने की कोशिश करें, जैसे DE, इसको इससे ज़्यादा अपन ले जाने की कोशिश करी, यहाँ पे वो एरर शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अपन ने फॉर्म एट्रीब्यूट को नहीं करा। मैं 1 सेकंड कर ही देता हूँ, मैं
सेकेंड फॉर्म एट्रीब्यूट, फॉर्म खोला, सॉरी इसको करना था अपन को कंट्रोल सी और इसको करना था कंट्रोल वी। सबमिट का बटन यहाँ पे होगा तो यहीं से उठा लेंगे, अच्छा नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, अपन के पास तो फिर भी बन गया होगा। फॉर्म जैसे ही यहाँ पे जैसे ए बी सी, अब जैसे यहाँ पे अपन इनपुट टाइप इक्वल ले लेते हैं, इनपुट और इसका जो टाइप है वो सबमिट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, यहाँ पे ए बी सी डालता हूँ, सबमिट करता हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन 1 2 3 डाल देता हूँ, तब कभी कभी ये तो गड़बड़ हो जाती है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं इनके उसमें, जैसे कंट्री कोड है 1 2 3, सबमिट जैसे ही करेंगे प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट 3 ऑर्डर कोड। अब मैं बताता हूँ कि मेरे में क्यों नहीं चला और इनके में ऐसा क्यों चल गया। मैं आपका सीधा बहुत ही सिंपल सा इसका रीजन है कि जैसे अपन ने फॉर्म एट्रीब्यूट का यूज किया, लेकिन फॉर्म एट्रीब्यूट के अंदर अपन ने रिप्रेजेंट नहीं किया कि कहाँ पे इसको जाके सबमिट होना है। अब सबमिट तो अपन ने लिख दिया कि हाँ हमको सबमिट करवाना है, इस तरीके से करवाना है, लेकिन हमने बताया नहीं कुछ भी, इसको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी कि हाँ इसको किस तरीके से सबमिट करवाना है, इसके क्या करना है इसमें। जैसे मैं इसमें अपने वाले में मैं जैसे वैल्यू डाल के दिखा देता हूँ, मैं इसको सबमिट अगर करने की कोशिश भी करूँगा ना तो 1 2 3 सबमिट तो नहीं होगा कुछ भी, लेकिन यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि रिक्वेस्टेड फॉर्मेट में वो नहीं है। इस बार क्यों नहीं आ रहा, थोड़ी देर में देखते आ जाना चाहिए, इतनी देर में तो। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ABC करेंगे, जैसे अपन ने ABC किया तो सबमिट हो जाएगा। तो जो मेन चीज़ें बताने वाली वो ये थी कि जो पैटर्न अपन फॉलो कर रहे हैं, जो अपन पैटर्न फॉलो करवाना चाहते हैं किसी भी यूजर से, तो आप पर्टिकुलर यूजर से वो पैटर्न अपन फॉलो करा सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न का अपन को समझ इंपोर्टेंस समझ में आ गई होगी कि पैटर्न क्या करता है। पैटर्न बता देता है अपने को कि अपन को किस पैटर्न में फॉलो कराना है। ये जब फॉर्म के बारे में बताऊंगा तो मैं और डिटेल में आपको करके दिखा दूंगा, ये जब रिएक्ट और नोड का या किसी और के साथ फॉर्म का जब समझाऊंगा। तो अभी इसके बाद प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट को देख लेते हैं। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि समझ में आ जाए, केवल अपने को केवल इसके बारे में समझ होनी चाहिए कि ये सब नाम की कुछ एग्जिस्टेंस है इनपुट एट्रीब्यूट के अंदर। अभी मेरा मेन एम ये नहीं है कि सबके मतलब पर्टिकुलर बहुत अच्छे से अपन यूज करके देख रहे हैं। पर्टिकुलर यूज करके देखेंगे इसका मतलब पूरा कोड ही बना रहे हैं फ्रंट एंड और बैक एंड का, है ना। तो अभी अपना मन मतलब ये है कि अपन केवल उनको मालूम होना चाहिए, अपने दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए इसको डाल दे भाई, जैसे एक और इनपुट एट्रीब्यूट यहाँ पे प्लेस होल्डर के बारे में, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप दिया टेक्स्ट प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है, प्लेस होल्डर जो अपन वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटर योर फर्स्ट नेम। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि लिखा हुआ आता है पेजेस के ऊपर या उसके ऊपर इंटर योर फर्स्ट अकेला आ गया। इसमें और वैल्यू में पता क्या डिफरेंस होता है, वैल्यू भी यही काम करती है कि उसके अंदर आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आप डिफरेंस अगर देखेंगे, यहाँ पे जो कर्सर है वो पहले पॉइंटर पे है, पहले उस पे है, और यहीं पे अगर आप वैल्यू का यूज करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इंटर योर फर्स्ट प्लेस होल्डर की जगह वैल्यू का यूज कर देता हूँ, वैल्यू का यूज कर देता हूँ और उसको भी सेम लिखता हूँ इंटर योर फर्स्ट। तो अब इसमें इसको सबसे पहले तो इसको कंट्रोल X करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू के अंदर आप देखेंगे तो कर्सर जो है वो इस पॉइंट पे शुरू हो रहा है, और प्लेस होल्डर के अंदर जो है वो कर्सर पहले नंबर से शुरू होता है। तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेस होल्डर ये बताता है
कि ये परछाई है, ऐसा आपको लिखना है। आप यहाँ से लिखना डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। और वैल्यू ये बताता है कि पहले से ये वैल्यू मौजूद है, आप इसको डिलीट करिए। आप इसको डिलीट करिए, इसके बाद आप दूसरी वैल्यू डाल सकते हैं। प्लेस होल्डर ऐसा नहीं बताता है। प्लेस होल्डर क्या करता है, मैं इसको जैसे हटा देता हूँ। प्लेस होल्डर क्या करेगा, प्लेस होल्डर बताएगा कि नहीं, आप सीधा आप इसको इंटर द मतलब जैसे ही क्लिक करेंगे आप उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ जगह ले रखी है, फिर मैंने प्री डिफाइन कुछ वैल्यू, वो तो केवल आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको बताने के लिए है कि आप इंटर योर फर्स्ट नेम डालिए। ठीक है, तो अपन ने किया प्लेस होल्डर। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है अपन को, रिक्वायर एट्रीब्यूट। रिक्वायर एट्रीब्यूट क्या करता है, ये चीज़ करके तो शायद मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, लेकिन रिक्वायर्ड फिर भी यहाँ पे, तो रिक्वायर एट्रीब्यूट क्या करता है, रिक्वायर एट्रीब्यूट अपने को बताता है कि जो भी अपन ने इनपुट टैग बताया उसको भरना जरूरी है या नहीं है। ये रिएक्ट के अंदर न काम नहीं करता। ये चीज़ मैं अभी आपको क्लियर कर दूं। अगर जो लोग रिएक्ट से थोड़ा बहुत फेमिलियर हो गए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो रिएक्ट के अंदर रिक्वायर एट्रीब्यूट काम नहीं करता है, लेकिन HTML में करता है। तो रिक्वायर एट्रीब्यूट जो है वो क्या बताता है, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो भी हमने इनपुट अपना खोला है उस इनपुट को भरना जरूरी है। जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ट्राई योरसेल्फ में मैंने कहा सबमिट करता हूँ, ये बोलेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि इसमें रिक्वायर लगा है। अब मैं इसको यहाँ पे इन्हीं के उसमें से रिक्वायर हटा देता हूँ, कोड ही तो है। इसको सबमिट, अच्छा इसको रन करना पड़ेगा पहले, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट इनका चलता है। सबमिट हो गया। अगर रिक्वायर्ड नहीं लगाया तो अपना फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा से रिक्वायर्ड लगा देता हूँ, रिक्वायर्ड लगा दिया मैंने। अब मैंने इसको दोबारा से रन किया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो क्या बता रहा है, फिल आउट दिस फील्ड। तो यानी कि रिक्वायर्ड हमें ये बताता है, कुछ भी अगर वैल्यू डाल देंगे उसके बाद सबमिट करेंगे, फिर ये आसानी से सबमिट हो जाएगा। तो हमें रिक्वायर एट्रीब्यूट क्या बताता है, रिक्वायर एट्रीब्यूट हमें बताता है कि जो भी अपन ने इनपुट टैग खोला उस टैग के अंदर कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। आप उस टैग को खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने उसको खाली छोड़ा तो मैं आपको एक एरर दे दूंगा, ठीक है। ये चीज़ आपको आप समझ में आ गई होगी। अब एक और एट्रीब्यूट देख लेते हैं, स्टेप एट्रीब्यूट। स्टेप एट्रीब्यूट देने से पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा और एट्रीब्यूट के जैसा सिंपल नहीं है, इसको थोड़ा करने में थोड़ा लॉजिक लगता है। इनपुट स्टेप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द लीगल नंबर इंटरवल फॉर एन इनपुट फील्ड। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने स्टेप 3 दिया तो इसके लिए लीगल नंबर होंगे वो कि -3 -0 मतलब 0 3 6, यानी कि वो 3 के इंटरवल में ही चलेगा। तो इसको मैक्सिमम और मिनिमम टाइम जब अपन यूज करते हैं ना, उस समय भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि अपन ने बोला कि अपन को जो भी नंबर चाहिए वो 3 के फॉर्म में ही चाहिए। ये अक्सर जो अपन गेमिंग वगैरह करते हैं ना, कुछ अजीब सा गेम बनाने के लिए या फिर कुछ अजीब सी चीज़ें अपन दिखाने के लिए, उस समय अपन ऐसे इसका जनरली यूज ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन फिर भी इसको कभी कभी यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसमें अगर डाउन करेंगे तो -3, प्लस करेंगे तो 0 आएगा सीधा। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया कि स्टेप 3 है। स्टेप 3 करने का मतलब क्या है कि 3 स्टेप डायरेक्ट छोड़ दो, उसके आगे जाओ। 3 स्टेप डायरेक्ट छोड़ दो। कई बार आपने छोटे सुना होगा कि स्टेप अप कर जाओ, स्टेप अप क्या होता है, एक स्टेप को छोड़ के चले जाओ। स्टेप अप 2 कर जाओ, 2 स्टेप को छोड़ के चले जाओ। स्टेप अप 3 कर जाओ, 3 स्टेप को छोड़ के चले जाओ। मैं यहाँ पे 3 से बंद कर देता हूँ। यहाँ पे वो स्टेप अप को केवल स्टेप कर दिया गया है, 0। अच्छा, रन करेंगे तभी ये काम करता है, बना रन किए नहीं करता। जैसे मैं यहाँ पे -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, चलता रहेगा ये, ठीक है। तो अभी ये स्टेप तो समझ गए होंगे कि स्टेप से क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस होता है कि स्टेप जितने स्टेप का आपने डिफरेंस दिया उतने इसका डिफरेंस इसमें दिख गया, ठीक है। अब देखते हैं ऑटो फोकस एट्रीब्यूट। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि इनपुट फील्ड शुड ऑटोमेटिकली गेट फोकस व्हेन द पेज इज लोड। जब कोई भी पेज लोड होता है उसको ऑटोमेटिकली फोकस में लाना है कि नहीं। ये वैसे ज़्यादातर मतलब मेनली ज़्यादातर तब यूज होता है जब अपने को शुरुआत किसी एक पर्टिकुलर तरीके से करवानी है। मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट नेम के ऊपर फोकस है अपना,
पहला जैसे ही पेज लोड हुआ तो पहले नेम फर्स्ट नेम के ऊपर फोकस है, लास्ट नेम पे नहीं है। अब मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इससे ऑटो फोकस। अब मैं जो लास्ट नेम है वहाँ पे करके दिखा देता हूँ ऑटो फोकस, और इसको कर देता हूँ रन। जैसे ही मैं यहाँ पर रन करूँगा जैसे ही मैं यहाँ पर रन करूँगा तो लास्ट नेम पे फोकस आ जाएगा, फर्स्ट नेम पे फोकस नहीं आएगा पहली बार में। इस चीज़ आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ पा रहा होगा। आई होप कि मैं इसको अपने तरीके में इसको अपने उसमें करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये इसका उनके लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट चलता है तो इसलिए वो नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ पे जैसे ऑटो फोकस कर रहा हूँ, ऑटो फोकस मैंने यहाँ पे किया। जैसे ही मैं अपने पेज को आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैंने पेज को किया तो पहले क्या हो रहा था, पहले नॉर्मल अपना जो निकल के आ रहा था इनपुट का बॉक्स, ऐसा ब्लैक कलर का निकल के नहीं आ रहा था और फोकस में निकल के नहीं आ रहा था। अपन बोलते हैं ना कि ये बंदा बहुत फोकस में है, उसी तरीके से अपना को भी। अब जैसे मैं इसके अंदर से फोकस में हटा देता हूँ, एक और इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ, कंट्रोल C करके एक और इनपुट बॉक्स लेता हूँ, इसके अंदर से ऑटो फोकस हटा देता हूँ ऊपर वाले में से, ठीक है। इंटर योर की जगह इंटर माई कर देता हूँ, ठीक। अब इसको देखना, अब जो फोकस में है ना ये वाला इंटर माई वाला, अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। इंटर माई वाला फोकस में, इंटर योर वाला फोकस में नहीं है। तो मतलब जिसके ऊपर ऑटो फोकस करेंगे वहाँ से वो अपना एलिमेंट शुरू हो जाएगा भरना इनपुट। कई बार आपने देखा होगा कि इंटर योर फर्स्ट नेम पे पहले से निकल के आता है, क्यों? क्योंकि उसको ऑटो फोकस करके रखा है। शुरुआत में जैसे ही खुलेगा तो सबसे पहला अपना फर्स्ट नेम वाला खुलना चाहिए, उसके बाद सेकंड नेम बाद जाओ, फिर थर्ड नेम जाओ। अब हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट, ये तो वैसे अपन ने कई बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है, हाइट के बारे में बताता है और विड्थ बताता है इनपुट का। जैसे इसी का अपन देख लेते हैं। हाइट हो गया 300 पिक्सल दे दी, विड्थ हो गई विड्थ होगी 400 पिक्सल दे दिया। तो अब होगा क्या, जो नॉर्मल सा था, एक सेकेंड, इसको 700 पिक्सल, मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट की जगह इसको कर दिया डायरेक्ट। इसमें 0 से 100 के बीच में वैल्यू जाती है। ये मेरे से गलती हो गई, क्योंकि मुझे स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ काम करने की आदत है, तो मैंने उसी हिसाब से फिर इसको सेट कर दिया था। अब जी जैसे इमेज एट्रीब्यूट जो होता है ना, ये इमेज एट्रीब्यूट अपन ने ले लिया, तो इमेज का इनपुट अपन करवाना चाहते हैं, किसी इमेज का इनपुट लेना चाहते हैं। अब उस इमेज का अपन ने साइज देना है, हाइट एंड विड्थ देनी है कि उस इमेज की हाइट एंड विड्थ क्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इस एरो की जो इमेज बनी हुई है, इसकी मैंने यहाँ 48 है ना, विड्थ 48 दी है, मैं यहाँ पे 88 कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो इसकी आप देख रहे होंगे विड्थ इसकी बढ़ गई है, हाइट में इसकी 48 से 78 कर देता हूँ, फिर रन करता हूँ। तो इसकी हाइट भी आपने देखी, अचानक से इसकी हाइट बढ़ गई है। तो विड्थ और हाइट क्या करती है, विड्थ और हाइट केवल अपने को रिप्रेजेंट करती है कि जो भी अपन इमेज दे रहे हैं उस इमेज का हाइट एंड विड्थ। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर लगा देता हूँ इनपुट विड्थ, यहाँ पे लगा देता हूँ कितना 87, रन कर दूँ, रन कर रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट भी रहता है कि आप किस जगह पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये इमेज पे बहुत आसानी से फॉलो करता है, इमेज पे बहुत आसानी से फॉलो करता है। तो इसीलिए विड्थ एंड हाइट अगर जब भी लगाएं आप, तो एक इमेज के ऊपर लगाएं, ना कि किसी भी एट्रीब्यूट या किसी भी इनपुट टाइप के ऊपर लगाएं, ठीक है। अब जो लिस्ट एट्रीब्यूट है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये कभी कभी मतलब अच्छे प्रोग्रामर इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसको आप जरूर देख लेना। लिस्ट एट्रीब्यूट कोई वीडियो हो सकती है कि थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये 2 या 3 रह गए हैं, बस जाना नहीं है। इसके बाद अपन और देख लेते हैं, लिस्ट एट्रीब्यूट के बारे में देख लेते हैं। लिस्ट एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
मतलब एक देखो, जैसे यहाँ पे अभी नॉर्मल इनपुट टैग दिख रहा है ना, जैसे अपन यहाँ पे कर्सर लेके गए, शुरुआत में मैंने आपको दिखाया भी था, जैसे ही यहाँ पे कर्सर लेके गए और यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो सारे खुल के आ गए कि यहाँ पे कौन कौन सा अपन को चुनना है, कौन कौन सा यूज करना है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना वो है डेटा लिस्ट। ऐसा नहीं है कि केवल इस लिस्ट ने ही काम किया। देखो जैसे मैं अगर यहाँ पे लिस्ट को हटा देता हूँ तो इस तरीके से काम ये नहीं करेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे रन करके दिखाता हूँ ना। जैसे ही इनपुट में से अपन ने लिस्ट एट्रीब्यूट को हटाया, अब अपन यहाँ पे इनपुट केवल नॉर्मल इनपुट की तरह हो गया है, डेटा लिस्ट लगा हुआ है, वही पूरा कोड है, पूरा कोड बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल इनपुट की तरह हो गया ना। इसके अंदर ऑप्शन टैग जो दिए गए थे उनका यूज नहीं हो पा रहा है, जो भी उसमें बताया गया था उसका कुछ सी का यूज ही नहीं हो पा रहा है मतलब। तो आप इनपुट टेस्ट के अंदर लिस्ट की आप लिस्ट एट्रीब्यूट का आप इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। लिस्ट एट्रीब्यूट को जैसे अपन ने दोबारा से किया, क्या नाम दिया, ब्राउजर्स, और इसको रन किया, और रन करने के बाद यहाँ पे लेके गए तो इस पर ये अचानक से ऑप्शन भी खुल गए हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इसको खाली भी रखा गया है। कई बार क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो ऑप्शन टैग है और सेलेक्ट टैग है, वो सेलेक्ट टैग भी यूज करते हैं, ऑप्शन टैग भी यूज करते हैं, लेकिन वो ये लोग बोलते हैं कि यार इसको पहला जो एट्रीब्यूट है उसको खाली कैसे रखें, यानी कि शुरुआत में जो इनपुट बॉक्स है उसको खाली कैसे रखें। हमें चाहते हैं कि जैसे ही उसके ऊपर कोई क्लिक करे उसके बाद ऑप्शन खुले। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जो इनपुट के अंदर अगर अपन को लिस्ट एट्रीब्यूट के बारे में मालूम है, एक काम अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि इसके लिए इनपुट एट्रीब्यूट आपको जरूर पढ़ना चाहिए, कम से कम इस एट्रीब्यूट के लिए तो पढ़ना ही चाहिए। ऑटो कंप्लीट आखिरी है शायद, हाँ ये आखिरी है। ऑटो कंप्लीट कुछ नहीं होता, ऑटो कंप्लीट बहुत सिंपल होता है। ऑटो कंप्लीट ये होता है कि जब भी आप किसी भी इनपुट टैग के अंदर ऑटो कंप्लीट ऑफ करते हैं, ऑटो कंप्लीट ऑन करते हैं, तो उसके पहले जो आपने वैल्यू भरी थी, जैसे मैं आपको इसमें करके दिखा देता हूँ। ऑटो कंप्लीट ऑफ है तो यहाँ पे किसी भी में भी, जैसे इस वाले में किस में है ऑटो कंप्लीट ऑफ, ईमेल वाले में ऑफ है, तो ईमेल पे जैसे ही जा रहेंगे ना तो इसमें प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं रहेगी कि प्री डिफाइंड वैल्यू अपन को कुछ मिल जाए। लेकिन अब अपन ऑटो कंप्लीट ऑन कर देते हैं, ऑफ है यहाँ पे, ऑटो कंप्लीट ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे अपन ईमेल के ऊपर क्लिक, अच्छा इसको रन नहीं किया मैंने, ऑटो कंप्लीट वर्क विथ फॉर्म एंड द फॉलोइंग इनपुट टाइप टेक्स्ट, सर्च, यूआरएल, टेक्स्ट, ईमेल, डेट पिकर, रेंज एंड कलर। तो ऑटो कंप्लीट क्या करता है, ऑटो कंप्लीट ब्राउजर पे प्री डिपेंड करता है। व्हेन ए यूजर स्टार्ट टू टाइप इन अ फील्ड, द ब्राउजर शो डिस्प्ले ऑप्शन टू फिल इन द फील्ड बेस्ड ऑन अर्लियर टाइप्ड वैल्यू। मैं आपको इस यहाँ पे करके दिखाता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे अपन ने वैल्यू भर रहे हैं, देखना यहाँ पे आपने पहले भरी थी। जैसे मैं इस पर सागर लिखता हूँ, ठीक है, सागर लिख दी, यहाँ पे भी मैंने सागर लिख दी। अब मैं इसको ऑटो कंप्लीट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ऑटो कंप्लीट ऑन किया, यहाँ पे अपन ने एस लिख दिया, SAGAR। ऐसे नहीं आएगा वो, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। अपन ने यहाँ पे लिख दिया SAGAR, यहाँ पे आ रहा है पूरा रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखना GUPTA, कैसे समझाऊँ, ANANG SAGA, ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। अभी तो एक्चुअली में मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऑटो कंप्लीट वैसे जब भी ऑफ कर देते हैं तो इसमें जो अपन क्लिक करते हैं, जो अपन ने इससे पहले जो एलिमेंट भरा था इस एट्रीब्यूट के अंदर, तो उसको वो नहीं दिखाता है। ऑटो कंप्लीट अगर अपन ने खाली कर दिया, मतलब ऑन कर दिया है, तो जो अपन ने पहले एलिमेंट भरा था उसको बताता है वो कि
इसको एलिमेंट आपने ये वाला इससे पहले भरा था, तो क्या आप ये एलिमेंट भरना चाहते हैं और अगर ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देते हैं तो आपको वो रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है कि इसमें आपने जो पहले एलिमेंट भरा था वही वाला आपको भरना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें काम होता है। ऑटो कंप्लीट हो सकता है यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं किया या फिर, लेकिन फिर भी यार करना चाहिए था यार, क्या गड़बड़ क्या हो रही है। फॉर्म एट्रीब्यूट लगाया गया, इनपुट किया गया है, एक और इनपुट लगा लेते हैं यहाँ पे, इनपुट टाइप सबमिट। थोड़ी और वीडियो तो ख़त्म ही है लगभग। जैसे मैं इसकी विड्थ और हाइट ये सब हटा देता हूँ, प्लेस होल्डर और ऑटो कंप्लीट। अब मैं देख करके देखता हूँ और फॉर्म एट्रीब्यूट के अंदर एक एक्शन लगा लेते हैं। ऐसे ही कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कर देते हैं। अब देखते हैं, इंटर योर फर्स्ट नेम सागर, इंटर माई फर्स्ट DHCD, सबमिट किया, यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं। अब मैं जैसे यहाँ पे पहले पे SA लिखूँगा तो इसको आना चाहिए था यार, बाई डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं आ रहा है, अभी नहीं समझ पा रहा हूँ। इसमें ऑटो कंप्लीट ऑफ करने से कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या? अभी मेरे को क्लिक नहीं कर रहा है, शायद हो सकता है कि कुछ गड़बड़, या तो ये तो सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इसमें जैसे ही मैं कुछ क्लिक, वैसे अगर होता क्या कि अगर आप उनको ऑटो कंप्लीट ऑफ नहीं करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अच्छा अरे यार मैं समझ गया। आप यहाँ पे टिप पे जाइए, इन सम ब्राउजर यू में नीड टू एक्टिवेट एन ऑटो कंप्लीट फंक्शन फॉर दिस टू वर्क। मैं सोच रहा था कि यार क्या गड़बड़ हो रही है। ये क्या है कि क्रोम ब्राउजर अपन यूज कर रहे हैं, मैं क्या क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, तो क्रोम ब्राउजर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कंप्लीट ऑफ रहता है। बाकी जो सफारी और याहू के अंदर है वो ऑटो कंप्लीट ऑन रहता है, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कंप्लीट ऑन रहता है, और क्रोम ब्राउजर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कंप्लीट ऑफ रहता है। वही मेरे को कंफ्यूज हो गई थी कि कुछ ब्राउजर ऐसे होते हैं जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कंप्लीट ऑन रहता है, कुछ ब्राउजर ऐसे होते हैं जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कंप्लीट ऑफ रहता है। तो अपने ब्राउजर के अंदर ऑटो कंप्लीट ऑफ था, इसीलिए वो ऑटो कंप्लीट नहीं दे रहा था। और यहाँ पे अपन ने देखा था कि यहाँ पे अपन ने ऑटो कंप्लीट ऑफ कर भी दिया था, इनके उसमें ऑटो कंप्लीट ऑफ कर भी दिया था, फिर भी वो ईमेल में अपना सजेशन में दे रहा है ऑटो सजेशन। जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ये भर रहा है, और मैं सबमिट कर रहा हूँ वैल्यू भी ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऑटो कंप्लीट ऑफ है तो वो सजेशन नहीं देता है, ऑटो कंप्लीट ऑफ होने सजेशन नहीं देता है वैसे। ठीक है, तो अपन ने HTML इनपुट एट्रीब्यूट के बारे में आज पढ़ लिया, किस तरीके से क्या करना है और HTML इनपुट का कितना इम्पोर्टेंट होता है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।